अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन ऑनलाइन ट्यूशन। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 जो कि अबाउट है जी फैक्टराइजेशन के और अलजबरिक मैनिपुलेशन के। चैप्टर नंबर 4 की सबसे पहली एक्सरसाइज है आपके पास 4.1 जिसमें हमने फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। पहले पहले क्वेश्चन में हमारे पास जी सिंपल फैक्टराइजेशन है जिसमें हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इसी तरीके से दूसरे में पिक्टोरियली आपने शो करना है और तीसरे में भी आपके पास सिंपल फैक्टराइजेशन है। लेकिन इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपको फैक्टराइजेशन का पता होना चाहिए कि वो होती क्या है। तो जी सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए कि वो होती क्या है। क्वेश्चन तो सभी सोल्व कर लेते हैं लेकिन डेफिनेशन हर किसी को नहीं आती होती। तो इसकी डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स, कि हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो या अलजबरिक एक्सप्रेशन हो, सेम सेंस है कि हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो और उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने को, प्रोडक्ट की फॉर्म में जो हम उसे लिखते हैं उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि ये मेरे पास कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था या इसको अलजबरिक एक्सप्रेशन कह लें, तो इसमें से मैंने एक्स को कॉमन लिया, ठीक है। अब ये दो फैक्टर्स में चेंज हो गया, मतलब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स। तो ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो गया। ये एक एक्स का प्रोडक्ट है, दूसरा ये जो पूरी ब्रैकेट है उसका प्रोडक्ट है। तो इस तरह हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को जी हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं कि किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को उसके प्रोडक्ट्स में फैक्टर्स में चेंज कर देना फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इसमें लिखा है कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर, के इस इन सब में से आपने जस्ट कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि कॉमन आती होंगी, वो आपने जस्ट कॉमन लेनी है और उनके फैक्टर्स बना देने हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास कि 6s x+12, ठीक है। अब इन दोनों को अगर देखें तो ये दोनों 6 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों में से मैं 6 कॉमन ले रहा हूँ कि 6 अगर मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया तो 6x भी 6 पे डिवाइड हुआ। 6x अगर 6 पे डिवाइड होगा तो 6 1 द 6 और जस्ट उसकी जगह पे x रह गया। अब अगर 12 को मैं 6 पे डिवाइड करूँ तो वो 6 टू द 12 होता है, तो उसकी 12 की जगह पे 2 आ गया। अगर आप यहाँ पे देखें कि जो मैंने 6 को कॉमन लिया है इसी को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो दोबारा मेरे पास यही फॉर्म आ जाएगी। इस तरीके से इस तरीके को लिखने को हम क्या बोलते हैं कि फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, कि हमने एक फैक्टर उसमें से एक वैल्यू कॉमन ली है और वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, तो वो फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज हो गया कि दो दो फैक्टर्स आपस में अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15y² प्लस 20y। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन हम उस वैल्यू को कहते हैं कि जो दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करता हो, ठीक है। कि दोनों वैल्यूज़, अब यहाँ पे देखें कि एक 15 है एक 20 है, इन दोनों को कौन सा वर्ड डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड करेगा। और दूसरी बात कि इन दोनों में y भी है तो y भी कॉमन ले लिया मैंने और 5 भी कॉमन ले लिया। 5 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स को डिवाइड करता था। और y क्यों लिया कॉमन, क्योंकि ये दोनों में यहाँ पे y² है यहाँ पे y है, तो मैंने 5y कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या रहा 15 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो वो क्या रह जाता है, तो वो 15y को आप 15y को डिवाइड करें 5y को डिवाइड करें 15y² पे, तो जी अंदर रह जाएगा 3। 5 3 द 15, 3 रह गया और एक y इस y से कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या रह गया 3y। और अब ये जो 20y है 5y इससे कॉमन ले लिया था तो y तो ऑलरेडी बाहर आ गया है और 5 4 द 20 तो 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर, अब पार्ट नंबर इसका 3 देखिए कि -12x² और माइनस का 3x। अब इसमें से एक तो x भी कॉमन आ रहा है और दूसरा 3 के टेबल में 12 आता है, तो 3 हमने जी माइनस का 3x कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों के साथ माइनस था, तो इसलिए मैंने माइनस का 3x कॉमन ले लिया। अब जब ये 3x 12x² को डिवाइड करेगा तो ये इसकी एक x से कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा
3 4 द 12 होता है, तो 4x लिख दिया। अब ये 3 तो हमने ऑलरेडी बाहर कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या रह जाएगा, मतलब इस 3x की जगह पे जो कॉमन ले लिया है तो उसकी जगह पे +1 आ जाएगा। +1 कैसे है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, जब इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। अब जी पार्ट नंबर 4 देखें कि 4a² प्लस ab²। अब इन दोनों में देखें कि क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में ए बी भी आ रहे हैं, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, और 4 के टेबल पे भी ये दोनों जो मेरे पास कांस्टेंट वर्ड्स हैं ये दोनों 4 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहे हैं। तो मैंने जी 4ab कॉमन ले लिया। अब 4ab को इस पे डिवाइड करें अगर, तो बी से कैंसिल, 4 से कैंसिल, और एक ए से कैंसिल। अब एक ए बचा वो अंदर लिख लिया। इसी तरीके से 4ab तो आ गया था बाहर, और ये ए से कैंसिल हो गया, एक बी इस बी से कैंसिल हो गया, और 4 2 द 8 तो 2b आ गया इसकी जगह पे। अब फिफ्थ पार्ट देखें कि एक्स वाई है -3x² प्लस 2x। इन सब में अगर देखें तो आपके पास जो कांस्टेंट है वो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, जस्ट एक ही वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो वो x वेरिएबल कॉमन आ रहा है। ठीक है, वेरिएबल्स हम उनको कहते हैं, जैसे एक्स वाई कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसको हम वेरिएबल कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो या जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो। और जो इस तरीके के मैथमेटिकल्स नंबर्स होते हैं या न्यूमेरिक्स होते हैं 1 2 3 इस तरीके के, उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो इनमें कोई भी कॉन्स्टेंट कॉमन नहीं आ रहा था, जस्ट हमारे पास एक ही वेरिएबल एक्स कॉमन आ रहा था। एक्स को कॉमन ले लिया, और जो बाकी अंदर इसमें से भी एक्स चला गया था, यहाँ पे क्या बच गया था वाई, यहाँ से भी एक x कॉमन चला गया था, तो इसकी जगह पे -3x बच गया, क्योंकि एक x ऑलरेडी बाहर कॉमन आ गया है। अब ये +2 ओनली बच जाएगा क्योंकि x बाहर कॉमन आ गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें इसका कि 3a² -9ab² और 15 का ab। अगर आप देखें तो इनमें कांस्टेंट जो हम ले सकते हैं कॉमन, वो जी 3 ले सकते हैं, और ab सभी में आ रहा है तो 3ab को कॉमन ले लें। तो जब हमने 3ab को कॉमन लिया तो ये b से कैंसिल हो गया था, एक a इस a से कैंसिल हो गया, और 3 से कैंसिल हो गया। तो जस्ट पहले 3a² b की जगह पे a बच गया। दूसरा जी हमने 3ab लिया था, वो सॉरी कॉमन लिया था, तो a से a होल कैंसिल हो गया, b से एक b कैंसिल हो गया, और 3 दा क्या होता है 9, तो 3b रह गया इसकी जगह पे। और इसी तरीके से जो है 15ab, इसमें से हमने 3ab कॉमन लिया था, ab से होल कैंसिल हो गया, और 3 5 द 12 सॉरी 3 5 द 15 होता है, तो इसकी जगह पे जस्ट 5 रह गया। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, या आपने मेरे ख्याल में कोई 6 से पढ़ना शुरू कर देते हैं फैक्टराइजेशन के अबाउट। और अब मतलब वही कंसेप्ट वही है फैक्टराइजेशन का, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है। ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चेंजिंग है कि ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू है कि फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली, कि आपने इसकी जो फैक्टराइज करनी है वो पिक्टोरियली शो करनी है। पिक्टोरियल का मतलब है कि आपने उसको पिक्चर फॉर्म में शो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि 5x + 15। तो ये देखें कि इसको हमने क्या शो करना था पिक्टोरियली। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 5x + 15। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने 2 बॉक्सेस बनाए हैं, जिसमें एक को 5x में एक के अंदर 5x लिख लिया है, दूसरे के अंदर 15 लिख दिया है। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5x और 15 में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कौन सा डिजिट कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है। 5 को जी मैंने यहाँ पे लिख लिया शुरू में कि इन दोनों में जो कॉमन आ रही थी वैल्यू वो 5 थी ओनली, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और अब जब इसमें से 5x में से मैंने 5 कॉमन लिया तो क्या वैल्यू बच गई कि जब मैं 5x को 5 पे डिवाइड करूँगा तो वो जस्ट ओनली मेरे पास x बचेगा। ठीक है, x मैंने इसके ऊपर लिख लिया, इसी बॉक्स के ऊपर मैंने x लिख लिया। और 15 में से जब मैंने 5 कॉमन लिया तो 5 3 द 15 होता है,
तो यहाँ पे 3 बचना था, तो 3 को मैंने ऊपर लिख लिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पिक्टोरियल कैसे शो करना है। आपने 2 बॉक्सेस बनाने हैं इस क्वेश्चन, इस पार्ट के लिए 5x को इस बॉक्स में डाल देना है और इसी तरीके से 15 को यहाँ पे लिख देना है। और देन आपने क्या करना है कि इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 5 कॉमन आ रहा था, 5 को मैंने बाय लिख लिया। अब अगर 5 को मैं 5x पे डिवाइड करता हूँ तो क्या आंसर आता है, x आता है। जस्ट x को मैंने उसके ऊपर लिख लिया। इसी तरीके से 15 को अगर मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ तो उसका आंसर 3 आता है। 3 को मैंने ऊपर लिख लिया। तो अब ये जो x और 3 आता है इसको जमा करके लिख दें कि इस जो पूरी बाउंड्री की वैल्यू है, ये मतलब अगर इतनी जगह हमारे पास x ने घेरी हुई है, इतनी जगह 3 ने घेरी हुई है, तो इन दोनों का अगर मैं समेशन फाइंड करना चाहूँ कि टोटल कितनी जगह घेरी हुई है इन दोनों ने, तो x+3 करेंगे। ठीक है, x+3 फॉर द होल एरिया, कि इतना जो एरिया है हमारे पास अगर टोटल मैंने फाइंड करना हो तो वो x+3 हो जाएगा। अब जी इन दोनों के फैक्टर्स, एक ये वैल्यू हमारे पास निकली है बेसिकली x+3 और एक ये 5, इन दोनों को हमने फैक्टर्स में लिख लिया। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन बाय पिक्टोरियली हो गई। यहीं तक, मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, जस्ट आपने इसको शो ही करना था। तो ये हमने शो कर दिया है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आए तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपके पास कि x² + 4x + 3। अब इसको आपने पिक्टोरियली शो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें कि इसको आपने कैसे सोल्व करना है। तो देखें कि ये जो आपके पास x² पहली वाली वैल्यू आएगी, आपने उसको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, x² को यहाँ पे लिख लिया और ये जो हमारे पास 3 आ रहा है जो कि लास्ट वैल्यू है, इसको आपने इस बॉक्स में लिख लेना है। ठीक है, इसमें आपके पास 4 बॉक्सेस बनेंगे। पहले वाले में तो 2 बने थे क्योंकि 2 वैल्यूज़ थी। अब इसमें 4 बॉक्सेस बनने हैं। 4 बॉक्सेस क्यों बनने हैं? पहले में तो आपने x² लिख लिया, इसमें आपने 3 लिख लिया, और अब आपने ये जो 4x है इसको ब्रेक डाउन करके लिखना है क्योंकि हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो इसकी अगर आप सिंपली फैक्टराइज करें तो वो मतलब इस तरीके से होगी कि सिंपल जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका आंसर आपके पास ये आता है। आपने इस आंसर को कैसे लिखना है कि आपके पास जो बड़ी वैल्यू होगी जी, आपने उसको ऊपर लिख लेना है। जैसे ये 3 इज़ द लार्जर वैल्यू, तो इसको आपने ऊपर लिख लिया इस बॉक्स में। ठीक है, और इसका बॉक्स भी बड़ा है, मतलब ये 2 लाइनों पर मुश्तमिल है क्योंकि 3 एक बड़ा डिजिट है, तो ये इसको हमने ऊपर लिख लिया। और ये जो 1 आ रहा है इसको हमने इसके सामने, मतलब इसके सामने वाले बॉक्स में लिखना है जो कि 1 है। 1 को आपने 1 नहीं लिखना बल्कि x लिखना है कि अगर इनको हम जमा करें तो वो कितना बनता है, 4 ही बनता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इनको कैसे लिखना है कि x² को आपने इस बॉक्स में लिख लेना है और जो 3 आ रहा है इसको आपने इस बॉक्स में लिख लेना है। देन आपने इसकी फैक्टराइजेशन एक अलग से करनी है। ठीक है, एक रफ पेज पे फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करके आपके लास्ट पे ये फैक्टर्स बनेंगे। ये वाले जब फैक्टर्स आपके बन गए तो आपने जो भी यहाँ पे इन फैक्टर्स में आपके पास जो होती है एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू होती है, आपने जो बिग कांस्टेंट वैल्यू हुई उसको यहाँ पे पुट करना है इस वाले बॉक्स में। इस वाले बॉक्स में पुट करने के बाद उसके साथ x भी लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो मिड वाली वैल्यू है इसके साथ x होता है, तो इसके साथ x लगा दिया। इसी तरीके से ये दूसरा फैक्टर है, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू 1 है, तो हमने 1x लिख दिया। 1 इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो x अगर सिंपल भी हो तो उसका एज इट इज़ मीनिंग होता है कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, अगर इन दोनों वैल्यूज़ को मैं जमा करता हूँ 3x + x, तो वो क्या मिड वाली वैल्यू बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा है। अब जी नेक्स्ट देखें कि इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है, तो वो x कॉमन आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज़ से क्या कॉमन आ रहा है, x² और 3x से क्या कॉमन आ रहा है, तो इससे जस्ट x कॉमन आ रहा है, वो x मैंने लिख दिया जी। इसी तरीके से इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हम वो 1 लिख सकते हैं कि इनसे 1 कॉमन आ रहा है। कि 1 को अगर मैं इनके साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं तो वो कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए मैंने 1 को कॉमन ले लिया। इन दोनों से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी, मैंने 1 कॉमन ले लिया क्योंकि ये अब फैक्टर्स बन गए। अगर इसी 1 को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो कोई भी इनमें चेंजिंग नहीं आएगी। और अब ये देखें कि ऊपर वाली जो वैल्यू है यहाँ से हमने x को कॉमन लिया था। अगर
x को मैं x स्क्वायर पे डिवाइड करूं, आंसर क्या आता है x, उस x को मैंने ऊपर लिख लिया। इसी तरीके से अगर ये x को मैं 3x पे डिवाइड करूं तो x x से कैंसिल हो गया। आफ्टर द डिवीजन ऑफ 3x ओवर x, x x से कैंसिल हो गया। जस्ट हमारे पास क्या आंसर आया 3, तो 3 को मैंने ऊपर लिख लिया। अब इस होल एरिया, ये होल बाउंड्री है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि x+3, कि ये जो होल बाउंड्री है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है x+3 है। अगर मतलब यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो होल बाउंड्री जो मेरे पास है इसको हम x+3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो यहाँ तक बाउंड्री है, अगर ये x है मेरे पास और नीचे वाला जो हिस्सा है ये +1 है, तो इस होल बाउंड्री को मैं क्या लिख सकता हूँ x+1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने जी x+1 लिख दिया, यहाँ पे x+3 लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें तो ये हमारे पास जी पिक्टोरियली शो हो गया, फैक्टराइजेशन इनकी पिक्टोरियली शो हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है आपके पास कि x² + 6x + 8। अब इसको हमने पिक्टोरियली शो करना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये x² को हम इस बॉक्स में लिख देते हैं। इसी तरीके से ये जो 8 है इसको हम नीचे लिख देते हैं, और इसके ये जो 6x होता है इसके हम फैक्टर्स बनाकर, मतलब जमा माइनस करके इसको 6 बनाना होता है। तो ये कैसे करना है कि आपने पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स जब बन गए आपके पास, ये जो 4 आ रहा है कांस्टेंट जो कि वैल्यू आ रही है, इसको यहाँ पे 4x लिख देना है क्योंकि ये बिग वैल्यू है, इसको आपने ऊपर लिखना है। ठीक है, जो भी आपके पास बिग वैल्यू आएगी उसको आपने x² के साथ लिखना है, और जो भी आपके पास स्मॉलर वैल्यू आएगी कांस्टेंट की, कांस्टेंट वाली वैल्यू स्मॉलर आएगी, उसको आपने नीचे लिखना है। ठीक है, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में ये x² है और ये प्लस का 4x है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x को बाई लिख लिया। अब ये प्लस का 2x है और ये प्लस का 8 है, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो ये दोनों डिविजिबल हैं बाय 2, तो इन दोनों में से जी मैंने 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर आए कि यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स थे, इनको अगर मैं x पे डिवाइड करूँ तो x² डिवाइडेड बाय x किया तो उसका जस्ट x आंसर है जो कि मैंने ऊपर लिख लिया। इसी तरीके से x को 4x को अगर मैं x पे डिवाइड करूं तो वो जी जस्ट x से कैंसिल हो जाता है और जस्ट 4 आंसर आता है, तो 4 को मैंने ऊपर लिख लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बाउंड्री x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाउंड्री 4 है। अगर इस होल बाउंड्री की मैं बात करूँ तो ये मेरे पास x+4 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये जो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाउंड्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक +2 है। इस होल बाउंड्री की बात करूँ तो वो x+2 हो जाएगा मेरे पास। अब ये x+2 और जो x+4 है इनको आप जी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपली तो ये हमारे पास पिक्टोरियली शो हो गया। आपने ये जो फैक्टराइजेशन है जी, ये आपने पहले अलग से करके देख लेनी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनमें आपको पता चल जाए। अगर आपको नहीं पता कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं तो वो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसमें आपका बेसिक कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4th पार्ट है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब x² + 4x + 4, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन की जो कि इस तरीके से आती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि इस x² को इस बॉक्स में लिख लिया और ये जो 4 है इसको इस बॉक्स में लिख लिया, और देन ये जो 4x है जी इसको हम ब्रेक करके अगर लिखना चाहें तो 2x यहाँ पे लिख लिया, 2x यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आफ्टर डैट हमने क्या देखना होता है कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x² और 2x में, तो इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिख लिया और उसको बाहर लिख दिया। इसी तरीके से ये 2x और 4 में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से जी मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ। अब देन हमने गेन ऊपर जाना है, तो x² को अगर मैं x पे डिवाइड करूँ तो उसका आंसर x आता है जो कि मैंने ऊपर लिख लिया। इसी तरीके से इस x को इस 2x पे डिवाइड करूँ तो x से कैंसिल हो गया, जस्ट प्लस का 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री x की है और यहाँ से यहाँ तक 2 की बाउंड्री है। अगर मैं होल बाउंड्री की बात करूं तो वो x+2 हो गया। इसी तरीके से
यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री x की है और ये वाली बाउंड्री +2 की है। होल बाउंड्री की बात करूँ तो वो x +2 हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास 2 फैक्टर्स बने हैं x+2 ये इसको मैंने 2 बार लिख दिया या क्योंकि ये बेसिस सेम है तो इनका स्केयर हो जाएगा, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, बेसिस सेम है तो 1 + 1 2 हो गया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो यहाँ से आपका जो बेसिक है जी फैक्टराइजेशन वो शुरू होती है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं उसने। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं कि जिसमें आपके पास पहले एक्स स्क्वायर है, देन सिंपल एक्स है और देन कोई कॉन्स्टेंट हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि x² + x - 12। अच्छा, अब आपने जब भी फैक्टराइजेशन करनी होती है आपने क्या देखना है, सबसे पहले तो ये जो x² के साथ कोएफिशिएंट हो, कोएफिशिएंट हम किसको बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से काउंटिंग का कोई भी वर्ड लिखा हो इसके साथ वेरिएबल के साथ, उसको जी हम कोएफिशिएंट कहते हैं। और इनको x y z जो भी हों उनको वेरिएबल्स कहते हैं। और ये जो लास्ट पे इस तरीके से विदाउट किसी चीज़ के वेरिएबल के लिखा होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब आपने इस कांस्टेंट को, ठीक है, ये जो मेरे पास कांस्टेंट आ रहा है इसको, और जो x² का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 को और 12 को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 12 ही आया। आपने 12 की देन 12 का एलसीएम लेकर देखना है। एक तो हमारे पास 12 6 पे डिविजिबल होता है तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन इस तरीके से हम इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसकी इस तरीके से एलसीएम लेना होता है कि इन जो ये फैक्टर्स बन रहे हैं इनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये जो मिड वाली वैल्यू है वो आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनके ये कांस्टेंट वैल्यू को और जो x² का कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे कोई भी 2 3 जो भी होगा लिखा हुआ, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया उसका एलसीएम लेना है इस तरीके से रफ अमल में। ये साथ ही नहीं लिखने लग जाना, इसको रफ अमल में करना है। अगर इसमें 12 आंसर आया था ना इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 12 को जी अगर मैं 6 पे डिवाइड करूं तो 6 और 2 को सोल्व करने से किसी तरीके से x बनता है, तो ये x नहीं बनता। अगर इनको हम जमा करें तो 8 बन जाता है, नफ़ी करें तो 4 बन जाता है। अब जी ये वाला जो हमारा प्रोसेस था ये मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं ठीक। तो दूसरा देखेंगे, अगर 12 को मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ तो 3 4 द 12 और 4 1 द 4। ठीक है, हमने मिड में क्या बनाना है, प्लस का x। अगर मैं प्लस का 4 ले लूँ और माइनस का 3x ले लूँ, प्लस का 4x और माइनस का 3x ले लूँ, तो वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, अगर इन दोनों को सोल्व करूँ तो प्लस का 4x और माइनस का 3x, प्लस का x ही बच गया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने उन जो ये फैक्टर्स बन रहे होंगे उनको प्लस या माइनस करके ये जो मिड वाली सिंपल एक्स वाली वैल्यू है वो बनानी है। अब ये 3 और 4 मेरे पास जी फैक्टर्स आ गए थे, मैंने प्लस का 4 ले लिया है और माइनस का 3x ले लिया है और माइनस का 12 एज इट इज़ आ गया है। अब जब ये आपने ये वाली लाइन लिख लेनी है, उसके बाद आपने जी इन दो पेयर्स बनाकर इनको सोल्व कर लेना है कि इन दोनों को अलग से सोल्व करना है, इन दोनों को अलग से आपस में सोल्व करना है। इन दोनों से जो भी वैल्यू आपके पास कॉमन, मुमकिन वैल्यू कॉमन आ सकती होगी वो आपने कॉमन ले लेनी है। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, जस्ट एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिया, एक एक्स बाहर कॉमन आ गया, अंदर सिर्फ एक एक्स रह गया और प्लस का जो 4x था इसमें से एक्स कॉमन आ गया और प्लस का 4 सिर्फ बचा अंदर। इसी तरीके से ये माइनस का 3x है और माइनस का 12 है, तो यहाँ पे मैंने ये सेम वैल्यू यहाँ पे बनानी है। तो ये वैल्यू बनाने के लिए जी मैं इन दोनों में से माइनस का 3 अगर कॉमन ले लूँ तो ये अंदर जस्ट x बच जाएगा, इधर भी x है इधर भी x बच गया। और ये अगर 3 को मैं 12 को 3 पे डिवाइड करूँ तो 3 4 द 12 होता है, तो 4 यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों आपके पास, अगर ये दो फैक्टर्स आपके पास सेम आ रहे हों तो आपकी फैक्टराइजेशन सही होती है। ठीक है, उसमें मतलब कोई गलती नहीं होती। अगर ये दोनों वैल्यूज़, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ होंगी, अगर इनमें थोड़ा सा भी प्लस माइनस का डिफरेंस या कोई भी डिफरेंस होगा, किसी डिजिट का डिफरेंस होगा, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन जी गलत होगी।
तो अब चूंकि ये सेम है, इसको एक ही बार लिख लें। x + 4 को आपने एक बार लिख लिया, और ये जो x है और ये -3 है इसको एक बार लिख लेना है। मतलब कि जो हमारा सेम वैल्यूज़ होंगी उसको एक बार लिख लेना है, और सेम वैल्यू के अलावा जो हमने कॉमन लिए होंगे वर्ड्स उनको आपने एक बार एक ही ब्रैकेट में लिख लेना है। तो ये हमने फैक्टर्स में, हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, हमने उसको किस में चेंज कर दिया है, हमने उसको जी फैक्टर्स में चेंज कर दिया है। तो इसी चीज़ को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास कि इसमें देखें कि अगर 10 है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 ही आया, 10 की फैक्टराइजेशन एलसीएम लिया तो 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 5 पे किया तो 1 आया। अब ये हमने 7 बनाना है प्लस या माइनस करके, तो 5 + 2 करें कितना होता है 7। तो मैंने लिखा x², आपने पहली वैल्यू भी वैसे ही लिख लेनी है, लास्ट वाली वैल्यू भी वैसे ही लिख लेनी है, और मिड में क्या करना है, प्लस या माइनस करके मिड वाली वैल्यू बनानी होती है। तो मैंने 5x लिखा प्लस का 2x लिखा, दोनों को जमा करें क्या बनता है 7x ही बनता है। अब इन दोनों को अलग से इनमें से आपने कॉमन ले लेना है, इनमें से कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया मैंने, एक x बचा था, x यहाँ पे आ गया और 5 जस्ट यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसका जो x था वो ऑलरेडी बाहर कॉमन में चला गया है। दूसरा जो थर्ड है जी, हमारे पास थर्ड और फोर्थ वैल्यू, इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, इस यहाँ से 2 कॉमन चला गया था, जस्ट यहाँ पे x बचा, और 10 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो वो 5 आता है आंसर। तो ये देखें कि हमारी दोनों वैल्यू सेम आई हैं, इनको एक बार लिख लें, और ये जो हमने कॉमन लिए हैं वर्ड्स इनको एक बार ब्रैकेट में लिख लें, तो यहीं तक हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है आपके पास कि अब आपने 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 ही आंसर है, 8 की एलसीएम लिया तो 4 to the 8 और 2 to the 1। अब हमने इन दोनों को प्लस या माइनस करके क्या बनाना होता है 6। अब आपने ये जो मिड में साइन होता है इसको भी ख्याल में रखना होता है। अब इसके साथ माइनस है तो हम दोनों वैल्यूज़ को माइनस वाली ही वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है, कि माइनस का 4x लेंगे, माइनस का 2x ही लेंगे, ना कि आप ये प्लस वाली दोनों के प्लस का 4x और प्लस का 2x नहीं ले सकते, क्योंकि वो प्लस का 6 बन जाता है। इस तरीके से हमने इनके साइन का भी ख्याल रखना है, यहाँ पे जो भी साइन होगा उस साइन का भी ख्याल रखना है। तो इसी तरीके से मैंने माइनस का 4x ले लिया और माइनस का 2x ले लिया, दोनों को जमा करें माइनस का 6x ही बनता है, और प्लस 8 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को सोल्व कर लें, इन दोनों को सोल्व कर लें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रही है वैल्यू x, इसमें से x कॉमन एक बाइट चला गया था, एक बच गया। इसी तरीके से -4x का जो x था कॉमन चला गया था, यहाँ पे जस्ट माइनस का 4 बचा। अब मैंने अंदर क्या बनाना है, x - 4 बनाना है, और 8 के साथ प्लस है, तो जब 2 मैं कॉमन लूँगा तो ये मुझे माइनस का 2 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि अंदर ये वाली वैल्यू बन जाए। मैंने जी माइनस का 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बच गया, और इस माइनस की वजह से अंदर जो साइन था +8 वाला वो चेंज हो गया -4 में, ठीक है। -4 कैसे आया कि 2 को 8 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो वो 4 आंसर आता है, 2 4 द 8। अब जो कॉमन वैल्यूज़ थी उनको हमने एक बार लिख लिया, और जो ये हमने फैक्टर्स कॉमन लिए थे उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पे। तो ये है हमारे पास x² - x और माइनस का 56 का अगर आप एलसीएम ले तो 8 7 दा 56 और 7 7 दा 1। अब ये प्लस का अगर मैं 8x लूँ, ये बनाने के लिए मिड वाली वैल्यू बनाने के लिए अगर मैं प्लस का 8x लूँ, सॉरी माइनस का 8x लूँ और प्लस का 7x लूँ, माइनस का 8x और प्लस का 7x, क्या आंसर आता है, इन दोनों को माइनस करें तो -x ही आंसर आता है, और माइनस का 56 एज इट इज़। अब इन दोनों को अलग से सोल्व कर लें, इन दोनों को अलग से सोल्व कर लें, इन दोनों में से क्या कॉमन आया x, एक x बचा था और यहाँ से जस्ट 8 बचा है। इन दोनों में से मैंने जी 7 को कॉमन लिया प्लस के 7 को, तो यहाँ पे x बचा, और 7 8 द 56 होता है। अब ये आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं इनको एक बार लिख लें, और जो दूसरे कॉमन फैक्टर्स हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है आपके पास, x² - 10x माइनस का 41, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया कोएफिशिएंट्स को, और इस कांस्टेंट को 24 ही आया। अब 24 का जी हमने एलसीएम लिया तो 12 to the 24 और 2 to the 1।
अब मैंने अंदर क्या बनाना है, इन दोनों को अगर सोल्व करें तो माइनस का 12x लूँ और प्लस का 2x लूँ, इन दोनों को जमा करूँ तो माइनस का 12x प्लस का 2x क्या आता है आंसर, माइनस का 10x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ वाला साइन हमेशा हम लगाते हैं। तो ये आ गया माइनस का 10x और ये माइनस का 24 एज इट इज़। इन दोनों को अलग से सोल्व कर लें, इन दोनों को अलग से, इन दोनों में से जस्ट x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x बचा था और इसमें जस्ट माइनस का 12 बचा था। इसी तरीके से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2 कॉमन लिया, यहाँ पे जस्ट x कॉमन लिया और रहा, और 24 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 12 आंसर आता है। यहाँ पे माइनस का 12 आ गया। ये दोनों जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स हैं, इनको आपने एक बार लिख लिया और जो हमने इनमें से वैल्यूज़ को जो वैल्यूज़ कॉमन ली हैं उनको आपने एक अलग ब्रैकेट में x+2 की फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जी आपके पास 6th पार्ट है, y² + 4y - 12, 12 1 द 12 और 12 का देन आपने एलसीएम ले लेना है। तो 6 2 द 12 और 2 2 द 1, ठीक है। अब आपने इन दोनों को इस तरह से जमा या माइनस करना है कि वो आपके पास 4y बन जाए। तो अगर मैं प्लस का 6y लूँ और माइनस का 2y लूँ, इन दोनों को जमा करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 6y माइनस का 2y तो प्लस का 4y, और ये जो माइनस का 12 है ये एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों को अलग से सोल्व कर लें, इन दोनों को अलग से, इन दोनों में से जी y कॉमन आ रहा था, यहाँ से सिर्फ एक y बचा उसको लिख लिया और ये y ऑलरेडी बाहर आ गया है तो यहाँ पे प्लस का 6 रह गया। और इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि अंदर मुझे वैल्यू इस फॉर्म में चाहिए, +6 की फॉर्म में चाहिए। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन नहीं लेता, फॉर एग्जांपल आप गलती से +2 कॉमन ले लेते हैं तो ये अंदर देन माइनस ही आएगा, ये माइनस का y आ जाएगा और ये माइनस का 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना, आपने इस वैल्यू को देखना होता है। मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा y, और ये जो माइनस था इसने इस माइनस से जब मल्टीप्लिकेशन खाई तो वो क्या हो गया जी, वो प्लस का 6 बन गया, मतलब आफ्टर द डिवीजन। तो ये जो हमारे पास थे कॉमन फैक्टर्स हैं, इनको एक बार लिख लिया और ये जो y-2 है उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है आपके पास कि y² + 13y और प्लस का 36, इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया, 36 ही। 36 का हमने एलसीएम लिया तो 9 4 द होता है 36 और 4 4 द 1। अब हमने इनको प्लस या माइनस करके 13 बनाना है तो 4 + 9 आपके पास 13 होता है। तो प्लस का 9y और प्लस का 4y इन दोनों को जमा करें तो 30y ही बनता है और प्लस का 36 एज इट इज़। इन दोनों को आपस में सोल्व कर लें, इन दोनों को आपस में सोल्व कर लें। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से जी आपके पास y कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक y बचा उसको लिख लिया और इसी तरीके से इसमें y कॉमन आ गया था और प्लस का 9 बचा। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों में से क्या कॉमन पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, तो इन दोनों में हमारे पास जस्ट 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ गया, y यहाँ पे बच गया और प्लस 36 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो वो 9 आंसर आता है, वो लिख लिया। अब ये जो कॉमन हमारे पास फैक्टर्स हैं उसको एक बार लिख लिया और ये जो वैल्यूज़ हैं y+4 उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 वाला पार्ट है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें वैल्यू आपको गिवन है कि x² - x - 2। तो अब आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए, क्या आंसर आया, 2 ही आया। तो आपने 2 के एलसीएम ले लेना है, 2 1 द 2 और 1 1 द 1। अब आपने इन दोनों को सोल्व आउट करके यहाँ पे माइनस का x बनाना है। अगर मैं माइनस का 2x लूँ और प्लस का 1x लूँ तो इन दोनों को माइनस का 2x लिया प्लस का 1x लिया, इन दोनों को जमा करूँ तो वो माइनस का x ही बचता है और ये जो माइनस का 2 है ये एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को आपस में सोल्व कर लें, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को सोल्व किया तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा था, x कॉमन ले लिया है, यहाँ से एक x कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या बचा, जस्ट 1x बचा, उसको लिख लिया और ये जो 2 के साथ x था ये बाहर लिख दिया हमने, कॉमन ले लिया, यहाँ पे -2 जस्ट बचेगा। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। जब कोई भी चीज़ कॉमन ना आती हो हम +1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। +1 मैंने कॉमन लिया तो अंदर वही चीज़ बन गई जो यहाँ पे है। +1 मैंने कॉमन लिया तो अंदर यही इस पूरी वैल्यू को एज इट इज़ ब्रैकेट लगा कर लिख देंगे। तो x - 2
अब ये जो दोनों सेम्स वैल्यू हैं इसको एक बार लिख लिया, और ये जो हमने कॉमन नंबर्स लिए थे दोनों में से उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास सिंपल फैक्टराइजेशन ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और इनको आपने जस्ट सिंपली सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2x² प्लस का 7x और प्लस का 3। क्वेश्चन वैसे ही सेम ही है, जैसे यहाँ पे उसने थोड़ा सा डिफरेंस क्या किया है कि जो मैं आपको पीछे बताता आ रहा हूँ कि आपने इस कांस्टेंट को और ये जो x² का कोएफिशिएंट होता है सबसे पहले उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें उसने किसी के साथ भी कोएफिशिएंट नहीं दिया था। अब वो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में x² के साथ कोएफिशिएंट दे रहा है। अगर आप गौर से देखें तो हर x² के साथ कोई ना कोई हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। आपने जस्ट क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है और ये जो x² का कोएफिशिएंट होगा उसको जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। अब ये 2x² प्लस 7x और प्लस 3, अब आपने इस कांस्टेंट को और x² का कोएफिशिएंट होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 टू द क्या बना 6 लिखा, उसकी हमने उसका एलसीएम लिया कि 6 वन द 6 और 1 वन द 1। हमने अब इस ये जो फैक्टर्स बने हैं इनको प्लस या माइनस करके क्या बनाना है, प्लस का 7x। अगर 6x लूँ और प्लस का मैं x लूँ, प्लस का 6x और प्लस का x, इन दोनों को जमा करें क्या बनता है, +7। तो ये जी हमारे पास फैक्टर्स बन गए। इन दोनों को आपस में सोल्व कर लें, इन दोनों को आपस में। तो इन दोनों में से क्या पॉसिबल वैल्यू है जो मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो दोनों में x भी आ रहा है और 2 और 6 दोनों ही 2 पे डिवाइड भी हो सकते हैं। तो जी मैंने दोनों में से 2x कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 2 तो कॉमन चला गया था और एक x भी कॉमन चला गया था, एक x रहा और ये x कॉमन चला गया था। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से अब इस वैल्यू में से भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, जैसे इस वैल्यू में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम +1 कॉमन ले सकते हैं। +1 कॉमन लिया तो ये देखें कि हमारे पास दोनों जो हैं जी फैक्टर सेम आ रहे हैं। इसको एक बार लिख लें और 2x + 1 को एक बार ब्रैकेट में लिख लें। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास कि 2x² प्लस का 11x और प्लस का 15। अब आपने कांस्टेंट वैल्यू को और x² के कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15 टू द 30 होता है हमारे पास। 30 का एलसीएम ले लें, 6 5 द 30 और 5 5 द 1। अब आपने इन दोनों को जमा या माइनस करके 11 बनाना है। तो आपको पता है कि 6 + 5 अगर हम करें तो वो 11 बनता है। तो प्लस का 6x ले लिया, इसी तरीके से प्लस का 5x ले लिया और प्लस का 15 एज इट इज़। अब ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में सोल्व कर लें और इनको आपस में, और इन दोनों में से क्या पॉसिबल वैल्यू है जो कि हम कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में x भी आ रहा है और दोनों डिविजिबल हैं 2 पे, तो 2x कॉमन ले लिया। यहाँ से 2x तो कॉमन चला गया लेकिन एक x बच गया, वो लिख लिया। अब ये x कॉमन चला गया, 2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 3 आ गया। इसी तरीके से इन दोनों में क्या पॉसिबल वैल्यू कॉमन आ रही है, तो दोनों डिविजिबल हैं जी 5 पे। 5 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जस्ट x बचा और 15 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 3 5 द 15 होता है। तो ये जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ हैं इसको मैंने एक बार लिख लिया और ये जो फैक्टर्स थे जो कि हमने कॉमन लिए थे दोनों में से उनको आपने एक ब्रैकेट में लिख लिया और ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। अच्छा, अगर इन्हीं पार्ट्स को आप अलग दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो वो आपका क्वेश्चन ही बन जाता है, ठीक है। मतलब फैक्टराइजेशन जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो वो हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाता। अगर इसी 2x को पहले मैं इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं प्लस 5 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो वो हमारा क्वेश्चन ही बन जाता होता है। इसके थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे आए तो 4x² प्लस का 13x और प्लस का 3। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है प्लस का 3 और ये जो x² का कोएफिशिएंट है इन दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4 3 द होता है, 4 3 द 12 होता है। उसका मैंने एलसीएम लिया तो 12 1 द 12 और 1 बाय 1 1 द 1, ठीक है। अब जी इन दोनों को मैंने सोल्व करना है आपस में और उसका आंसर 13 आना चाहिए। तो अगर इन दोनों को मैं जमा करूं तो वो 13 होता है। तो प्लस का 12x ले लिया और प्लस का x और प्लस का 3 एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को आपस में सोल्व कर लिया, इन दोनों को आपस में सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों में एक तो x भी कॉमन आ रहा था, दूसरा 4 भी कॉमन आ रहा था। तो मैंने 4x कॉमन ले लिया है।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन चला गया था और एक एक्स अंदर बच गया। अब ये एक एक्स तो कॉमन चला गया था, लेकिन 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से यहाँ से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो आपने 1 कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 3। अब इन दोनों ये जो दो हैं वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको एक बार लिख लिया और ये जो कॉमन फैक्टर्स लिए थे हमने इन वैल्यूज़ में से, उसको आपने 4x प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया और ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है कि 3y स्क्वायर माइनस का 11y प्लस का 6। अब ये कांस्टेंट वैल्यू और ये y स्क्वायर का जो भी आपके पास कोएफिशिएंट है, अच्छा ये x या y के अलावा भी आपको a b कोई भी आपको अगर वो दे दे जी, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके भी दे दे कि जो आपके पास वेरिएबल्स हैं वो कोई भी वेरिएबल हो, लेकिन आपने देखना ये होता है कि पहला आपके पास जो भी वेरिएबल हो उसकी पावर स्क्वायर में होनी चाहिए, दूसरे की सिंपल मतलब 1 होनी चाहिए पावर, और लास्ट पे जो होता है आपके पास डिजिट वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये y से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या हो गया है। तो 6 3 का आपके पास 18 होता है, 18 का आपने एलसीएम ले लिया तो 2 9 दा 18 और 9 9 दा 1। अब हमने इस 2 और 9 को सोल्व ऐसे करना है कि वो 11 बन जाए। अगर इन दोनों को मैं जमा करूं तो वो 11 9 10 और 11, तो इन दोनों को जमा करना है, लेकिन किस तरीके से जमा करना है कि दोनों के जो साइंस हैं वो नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि इनको जब हम जमा करेंगे माइनस का 2y और माइनस का 9y तो ये माइनस का ही 11y बनेगा और प्लस का 6 एज इट इज़ आ गया। अब पहले वाले दोनों को अलग से और लास्ट वाले दोनों को अलग से सोल्व कर लें तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों से जी y कॉमन आ गया और 3y बच गया और ये y जो ऑलरेडी कॉमन चला गया था और माइनस का 2 जस्ट बचा। अब यहाँ पे हमारे पास जी माइनस का 3y इन दोनों से सॉरी माइनस 3 ही कॉमन आया। माइनस 3 क्यों कॉमन लिया मैंने, प्लस 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अंदर मुझे ये वाली वैल्यू बनानी थी, क्योंकि ये जो सेकंड कांस्टेंट वैल्यू है इसके साथ माइनस आना चाहिए था, तो इसलिए मैंने माइनस का 3 कॉमन लिया, क्योंकि 3 टू द 6 होता है, मतलब 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो यहाँ पे अगर मैं माइनस लूँगा तो वो अंदर इसकी वैल्यू चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने माइनस का 3 कॉमन ले लिया। 3 3 द 9 होता है तो यहाँ पे 3 आ गया और ये 3 टू द 6 होता है तो यहाँ पे 2 आ गया। अब ये जो कॉमन है आपके पास उसको एक बार लिख लिया और y माइनस 3 को इस तरीके से ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लिया, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है आपके पास 2y स्क्वायर माइनस का 5y और प्लस का 2। अब ये 2 और 2 कितने हुए, 2 टू द 4, 4 का एल्शियम लिया कि 4 1 द 4 और 1 1 द 1। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस या माइनस करके 5y बनाना है। अगर मैं माइनस का 4y लूँ और माइनस का ही y लूँ, ठीक है, 1y को मैंने जस्ट y लिख दिया है क्योंकि उसकी सेंस भी वो बन रही है कि इसके कोएफिशिएंट 1 ही है। अच्छा, अब इन दोनों को आपने आपस में सोल्व कर लेना है, इन दोनों को आपस में सोल्व कर लेना है। इन दोनों में से क्या पॉसिबल कॉमन आ सकता है, डिजिट तो 2y आ सकता है, तो 2y मैंने कॉमन ले लिया, एक y बच गया और ये y बाहर चला गया था और 2 टू द 4 होता है तो यहाँ पे 2 आ गया। और अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया। माइनस का 1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि y के बाद ये 2 के साथ माइनस आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं प्लस 1 कॉमन लेता हूँ तो वो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये दोनों डिफरेंट आएंगे, इसलिए मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया ताकि ये y जो है वो पॉजिटिव हो जाए और ये जो 2 है वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, अब ये जो कॉमन दोनों सेम वैल्यूज़ हैं उसको एक बार लिख लिया और 2y माइनस 1 एक बार लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है कि 4g स्क्वायर माइनस 11g प्लस का 6 4 दा आपके पास कितना होता है, 6 4 दा 24 के जी आपने एलसीएम ले लिया कि 2 को अगर 24 पे डिवाइड करें 12 आता है, देन 2 को 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 6 आता है और इसी तरीके से 6 को 2 पे डिवाइड करें 3 आता है, 3 1 दा 3। अब ये 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 3। अगर आप 8 प्लस 3 करते हैं तो क्या आता है कि 8 9 10 11। तो इसी तरीके से जी मैंने माइनस का 8g ले लिया और माइनस का 3g ले लिया कि इनको अगर मैं जमा करता हूँ, दोनों वैल्यूज़ तो माइनस की हैं लेकिन आफ्टर द सम दे विल गिव माइनस 11g। ठीक है, और प्लस का 6 एज इट इज़ आ गया।
इन दोनों को अलग से सोल्व कर लेना है, इन दोनों को अलग से सोल्व कर लेना है। तो 4g² और माइनस का 8g, इन दोनों को सोल्व करें तो इन दोनों में से पॉसिबल कॉमन कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो 4g इनमें से जी कॉमन आ सकता है, 4g मैंने कॉमन ले लिया है। यहाँ से 4 तो कॉमन चला गया था, एक g भी कॉमन चला गया था, तो जस्ट 1g बचा। और ये जो g है ये भी कॉमन चला गया था, और 4 टू द 8 होता है, तो 2 यहाँ पे आ गया, मतलब मैंने 8 को 4 पे डिवाइड किया है। इसी तरीके से इनमें से क्या पॉसिबल आ सकता है कॉमन, तो वो 3 आ सकता है, लेकिन हमने माइनस का 3 लेना है क्योंकि हमने ये वाले वैल्यूज़ को सेम करना होता है। -3 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे जस्ट g बचा, और 6 को 3 पे डिवाइड किया तो वो -2 आ गया। अब ये जो सेम वैल्यूज़ है उसको एक बार लिख लिया, और 4g और -3 को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 8 वाला पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। और ये इसमें आपको गिवन है कि 6 + 7x और माइनस का 3x के पहले क्वेश्चन में तो उसने मतलब ये वाला पार्ट इधर दिया होता था, जस्ट फॉर द कन्फ्यूजन उसने क्या किया है, इस वैल्यू को माइनस का 3x इस साइड पे लिख दिया है, उसके साथ ही x वाली वैल्यू और ये जो 6 है उसने लास्ट पे लिख दिया है। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होता ना, सेम ही सेंस है। ठीक है, तो ये आपने जी माइनस का 3x भी वैसे ही लिखना होता है, और ये जो लास्ट वाला हमारे पास होता है कांस्टेंट, उसको भी वैसे ही लिखना होता है। और देन आपने क्या करना होता है कि एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको, और जो कांस्टेंट वर्ड होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 6 3 द 18, और 18 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 9 हमारे पास बचता है, और हमने इस 9 को और 2 को सोल्व आउट करके किसी तरीके से 7x बनाना है। अगर मैं प्लस का 9x लूँ और माइनस का 2x लूँ, तो वो मेरे पास किसके इक्वल होगा कि प्लस का 9x और माइनस का 2x। 9 में से 2 को माइनस किया तो वो प्लस का 7x ही आ गया, और ये माइनस का 3x एज इट इज़। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने अलग से सोल्व कर लेना है, इन दोनों वैल्यूज़ को अलग से सोल्व कर लेना है। इन दोनों में से क्या पॉसिबल कॉमन वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों में से जी हमारे पास 3 इज़ द ओनली डिजिट डेट वी कैन टेक कॉमन। तो ये 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो 3 2 द 6 और 3 3 द 9। इसी तरीके से यहाँ पे कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जो कि कॉमन ली जा सकती है, तो यहाँ से जी मैंने माइनस का x कॉमन ले लिया कि इसलिए ताकि ये जो मेरे पास फैक्टर्स हैं ये सेम आ जाएं। ठीक है, मैंने माइनस का x कॉमन लिया तो ये प्लस का 2 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हुए, और x क्योंकि ऑलरेडी कॉमन चला गया है तो एक x रह गया, और 3 एज इट इज़ आ गया। अब ये हमारे पास सेम चीज़ बन गई, और 2x + 3 एज इट इज़ आ गया, और ये 3 और ये -x। इस तरीके से तो यहाँ पे जी हमारी एक्सरसाइज हुई आज की एंड। और अगर इस एक्सरसाइज में किसी का कोई क्वेश्चन हो वो बिला झिझक मुझसे जी कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मेरे पास जैसे ही टाइम हुआ मैं उसका आंसर दे दूँगा, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।